डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अपने इस कार्यक्रम में हम खेती से जुड़ी तमाम तकनीकों के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। वो जानकारी जिससे कृषि के क्षेत्र में जो किसान है वो प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं। आज हम खास तौर से बात करेंगे विज्ञान और किसान की, साथ ही साथ हम बात करेंगे कृषि स्टार्टअप को लेकर और अंत में हम बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। चलिए नजर डाल लेते हैं मंत्रालय से क्या है खास। किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों में वायरस रोग का प्रबंधन किस तरह से करें, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन स्थित डीडी स्टूडियो से। कुकुरबिट्स जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसमें वायरस की डिजीज़ लगती है। वायरस का जो प्रबंधन है वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे कि एक रेजिस्टेंट वैरायटी होनी चाहिए और उसका जो वायरस का वेक्टर है उसका प्रबंधन होना चाहिए। और इसके अलावा जो रेजिस्टेंट वैरायटी है या वो सीड है उसमें स्वस्थ जो सीड है वायरस रोग रहित वो लगाना है। तो जो कुकुरबिटेसी जो फसलें हैं जैसे कद्दू है, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तो इनमें जो वायरस का रोग है वो कॉमन है, वायरस का रोग। तो इसलिए हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हम बीज का चुनाव करते हैं वो बीज रेजिस्टेंट वैरायटी, वायरस रोग से रेजिस्टेंट वैरायटी का बीज ही हमको सेलेक्ट करना चाहिए या उसका टॉलरेंट होना चाहिए, वही बीज उसमें लगाना चाहिए। इसमें जो प्रमुख रूप से जो बीमारियां आती हैं वो मोजेक वायरस है और येलो स्टंटिंग वायरस है, कुकुरबिट्स लीफ क्रम्पल वायरस है, लीफ कर्ल वायरस है, वाटरमेलन मोजेक वायरस, वाटरमेलन मोजेक इसकी वायरस के अलावा पपाया रिंग स्पॉट वायरस। तो इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स ऑफ वायरस डिजीज़ इसमें प्रेवलेंट होती हैं। तो इसके जो वायरस डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वायरस से है, तो ये कॉम्प्लेक्स होने के कारण बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हमें क्या करना चाहिए, इनके प्रबंधन के लिए जो हम इनका जो नर्सरी बनाते हैं या इसको जो सीड लगाते हैं उसमें एकदम क्लीन कल्टीवेशन होनी चाहिए। और जो मुख्य जो खेत है उसमें जब हम फसल लगाने के बाद में जो उसके वीड्स हैं, जो पेरेनियल वीड्स हैं, बहुवर्षीय खरपतवार हैं, वो वहाँ से इसका वायरस का जो वेक्टर है वो ये वायरस उसमें ट्रांसमिट होते हैं एक सीजन से दूसरे सीजन में। तो वीड्स को हमको नहीं पनपने देना है। और इसमें जो सिम्टम है, मैनेजमेंट है, उसमें जो रेजिस्टेंट वैरायटी के अलावा जो हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो वेक्टर है, वेक्टर इस जैसे एक पौधे में कोई वायरस डिजीज़ आ गई है तो वेक्टर जैसे कि एफिड्स हैं, वाइट फ्लाई है, तो ये एक पौधे से रस चूस करके दूसरे हेल्दी पौधे पर जब बैठती है तो वहाँ से वायरस वो ट्रांसमिट करती है। तो इसमें जो शुरुआती अवस्था में अगर फसल में कहीं वायरस का कोई रोग जैसे मोजेक या लीफ कर्ल या और कोई सिम्टम अगर आपको दिखाई देता है तो उसी वक्त उस पौधे को निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई उपचार बहुत मुश्किल है। तो और उसमें जो अगर वाइट फ्लाई बढ़ रही है खेत में, एफिड
बढ़ रहा है, तो उसके कंट्रोल के लिए हमको रासायनिक कीटनाशक या नीम का वो छिड़काव तुरंत करना चाहिए, ताकि वो उसकी जो वेक्टर है उसकी संख्या नहीं बढ़े और वो रोग को नहीं फैलाएं। एक स्वस्थ पौधे से दूसरे स्वस्थ मतलब एक जो रोग वाला पौधा है उससे स्वस्थ पौधे में रोग को नहीं फैलाए। तो वेक्टर का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम वेक्टर कंट्रोल करके, रेजिस्टेंट वैरायटी को अडॉप्ट करके और क्लीन कल्टीवेशन करके ही हम जो इसमें कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उसमें लगने वाले जो वायरस रोग हैं उनका प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। आइए अब रुख करते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मोदी सरकार निरंतर किसानों की आय बढ़ाने के प्रयत्न में लगी है। आय बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाना भी जरूरी है और उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। तो उत्पादन तो बढ़ जाए मतलब फर्टिलाइजर उपलब्ध हो जाए, लेकिन उत्पादन की लागत घटे मतलब फर्टिलाइजर की कीमत भी किसान को ज़्यादा ना देना पड़े। ये मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है और इसलिए जब भी फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ती है, विशेषकर मैं डीएपी के संदर्भ में कह रहा हूँ, तब किसानों पर उस बढ़ी हुई लागत का बोझ ना आए और इसलिए सरकार विशेष पैकेज देती है ताकि बढ़ी हुई कीमतों का भार सरकार उठा ले। मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है। 1350 रुपया प्रति बोरी, इससे ज़्यादा किसान को नहीं देने देंगे और इसके लिए भारी सब्सिडी लगातार फर्टिलाइजर पर दी जा रही है। इस साल भी लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को सस्ता खाद उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार ने दी है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और किसानों को बधाई देता हूं। उनको डीएपी की बोरी 1350 रुपये में ही मिलेगी और खरीफ के सीजन में, केवल खरीफ के सीजन की बात कर रहा हूँ, ये सस्ती और सब्सिडी वाली खाद देने के लिए 37,216 करोड़ रुपया विशेष रूप से सब्सिडी दी जाएगी। मोदी सरकार का मंत्र है किसानों को उसके उत्पादन का ठीक दाम देना और इसलिए न केवल एमएसपी घोषित की जाती उत्पादन की लागत पे 50% लाभ देकर, बल्कि खरीदने की भी उचित व्यवस्था की जाती है और अगर ज़रूरत पड़ती है और किसान के उत्पाद की कीमत घटती है तो हम अपनी आयात निर्यात नीति को भी किसान हितैषी बनाते हैं। अभी पिछले दिनों ही आयातित मसूर हमारे यहाँ आ रही थी 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर। बड़ी संख्या में मसूर आने से मसूर के रेट गिरते और किसान को घाटा होता। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि आयातित मसूर पर आयात शुल्क इम्पोर्ट ड्यूटी 11% वसूली जाएगी। इसका मतलब ये है कि बाहर से अब अगर मसूर आएगा तो 11% इम्पोर्ट ड्यूटी देने के बाद आ पाएगा, मतलब यहाँ सस्ता मसूर नहीं आएगा और इसका फ़ायदा किसानों को होगा। चने का भी इस बार बम्पर उत्पादन हुआ है। हमारे यहाँ 24-25 की कृषि उपज का जो अग्रिम अनुमान है, चने का उत्पादन होगा 115 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा। जो पिछले साल हुआ था 110 लाख मीट्रिक टन, तो लगभग 4.5% से अधिक उत्पादन बढ़ा है। और जब उत्पादन बढ़ता है तो कीमतें घटने की प्रवृत्ति रहती है, आयातित चना सस्ता ना आ पाए। इसलिए सरकार ने फैसला किया किसान को चने का दाम ठीक मिले, तो चने पर भी आयात शुल्क 10% लगा दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं विज्ञान और किसान के बारे में।
मार्च के इस आखिरी सप्ताह में बढ़ती गर्मी ने पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है और सबसे ज़्यादा जो चिंता है वो दुधारू पशुओं को लेकर है। ऐसे में जो गाय पालक है इस गर्मी से अपने पशुओं को किस तरह से बचा सकते हैं, इसको लेकर हमने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है। एक बार ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मार्च के माह से ही तापमान में अच्छा खासा इजाफा दिखने लगा है। ऐसे में पशुपालकों को दुधारू पशुओं की खास देखभाल करनी चाहिए। बात करें गाय पालन की तो पशुपालकों को खास ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि बढ़ते तापमान में गायों के दूध उत्पादन में कमी आने की आशंका रहती है। गर्मी के दिनों में आमतौर पर दूध का उत्पादन कम हो जाता है। गर्मी के कारण पशु की चारा व दाना खाने की क्षमता घट जाती है। इसके अलावा गाय के दूध में वसा तथा प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे दूध की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे में गाय पालकों को खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। दिन के समय गायों को सीधी धूप से बचाएं और उन्हें छायादार स्थान पर रखें। गायों को हमेशा साफ और ठंडा पानी पीने को दें। संतुलित आहार दें जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, ऊर्जा, खनिज और विटामिन हों। गायों को हरा चारा अधिक मात्रा में दें, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा गायों को एक दिन में कम से कम 3 बार पानी पिलाएं। शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए गायों को प्रतिदिन नहलाएं। इसके अलावा गायों में दुग्ध उत्पादन को बनाए रखने के लिए आवास साफ सुथरा व हवादार होना चाहिए, जिसका फर्श पक्का व फिसलन रहित हो। साथ ही मूत्र व पानी की निकासी की भी बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। आवास की छत भी ऐसी होनी चाहिए जो गर्मियों में अधिक गर्म न रहे। अधिक गर्मी के दिनों में छत पर 6 से 4 इंच मोटी घास फूस की परत या छप्पर डाल देना चाहिए। पशुशाला के आसपास छायादार वृक्षों का होना आवश्यक है। वृक्ष छाया तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही गायों को गर्म लू से भी बचाते हैं। इसके साथ ही इस मौसम में गायों को कई तरह के रोगों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। गायों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी टीके लगवाएं। समय समय पर पशु चिकित्सक से सलाह भी लेते रहें। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे कृषि स्टार्टअप को लेकर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए गेहूं खरीद प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब मोबाइल केंद्रों के जरिए गेहूं की खरीद की जाएगी, जिससे किसानों को मंडियों में जाने की परेशानी नहीं होगी। किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। राज्य में 26.5 लाख से अधिक किसान पहले ही गेहूं खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। मोबाइल खरीद केंद्र किसानों के गांवों के पास ही जाकर उनकी उपज की खरीद करेंगे, जिससे समय और परिवहन लागत की बचत होगी। सरकार तय समर्थन मूल्य पर ही गेहूं खरीदेगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलेगा। कैसे करें पंजीकरण? किसानों को अपने नजदीकी मोबाइल खरीद केंद्र से संपर्क करना होगा। सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। यह पहल उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए गेहूं बिक्री प्रक्रिया को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कृषि स्टार्टअप को लेकर। कि किस तरह से जो किसान हैं आज की तकनीक का इस्तेमाल करके दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
मधुमक्खी पालन करने से किसानों के लाभ का दायरा बढ़ रहा है। लखनऊ के निमित सिंह एक ऐसे युवा हैं जो बीटेक की पढ़ाई करके नौकरी के बजाय इसी कार्य से जुड़ गए हैं और एक सफल मधुमक्खी पालक हैं जो इस व्यवसाय को परंपरागत से आधुनिकता में ढालकर सामान्य मधुमक्खी पालन की तुलना में कई गुना आमदनी ले रहे हैं। जिनके पास आज के समय में 1200 मधु बक्से तो हैं ही, साथ ही वो मधुमक्खी पालन से जुड़े आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित लैब भी चलाते हैं। इन बक्सों को लेकर ऐसे इलाके में स्थानांतरण करना पड़ता है जहां मधुमक्खियों को परागकण मिल सके, यानी उन्हें फूल मुहैया हो सके, जिस पर उनका जीवन चक्र चलता है। साथ ही कम मात्रा में सही शहद भी प्राप्त होता रहता है। खुद से जुड़े मधुमक्खी पालकों के लिए और खुद अपने शहद की अच्छी रिटेल मार्केटिंग के लिए निमित ने खुद शहद पैकिंग की आधुनिक यूनिट लगा रखी है और इस आधुनिक यूनिट में तैयार होते हैं शहद से जुड़े कई तरह के उत्पाद, जिसके लिए कई आधुनिक मशीनें लगा रखी हैं। जिसके शहद के बारे में एवं इन मशीनों और उनके काम के बारे में निमित सिंह एक एक करके बताएंगे। दरअसल बड़े पैमाने पर शहद निकालने के बाद निमित को थोक में उतनी अच्छी प्राइस नहीं मिल पाती, इसलिए वो खुद के लैब में शहद की गुणवत्ता और इसमें मौजूद तत्वों की मात्रा वगैरह की जांच करते हैं। इसमें वैल्यू एडिशन कर 16 तरह के उत्पाद बनाते हैं और इसकी पैकिंग कर खुदरा बाजार में बेचते हैं। वो बताते हैं कि एक मधु बक्से से उन्हें लगभग 10,000 की कमाई हो जाती है। मैं जो मोम निकलता है उसका उत्पाद बनाता हूँ, जो पराग निकलता है उसको बेचता हूँ, परपुलिस निकलता है उसको बेचता हूँ, शहद को खुद में बाजार में बेचता हूँ। तो जो मेरी मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन एक तरह से कह लीजिए 4 टाइम बढ़ जाती है। निमित अपने 1200 बक्सों से साल भर में लगभग 12 लाख की कमाई करते हैं। इसमें शहद के अलावा मोम और रॉयल जेली जैसे बाय प्रोडक्ट भी शामिल है। मोम जो हमारा निकलता है उससे बनाते हैं हम मोमबत्ती। मोमबत्ती से हम के बाद जो मोम बचता है उससे हम साबुन बना लेते हैं। फिर मोम से हम क्रीम बनाते हैं। तो ये 3 उत्पाद हमारे केवल मोम के हो गए। उसके बाद हमारा दूसरा बाय प्रोडक्ट निकलता है पोलन। पोलन को हमारे पास ड्रायर है हमारे लेबोरेटरी में, तो ड्रायर में हम पोलन को सुखा के उसका मॉइस्चर कंटेंट कम करके उसको बाज़ार में हाईली रिच प्रोटीन डाइट की तरह हम उसको बेच सकते हैं। इस आधुनिक लैब में पहले ड्रम में शहद को स्टोर किया जाता है, फिर सीमित मात्रा की पैकिंग के लिए मशीन है। वैसे ड्रम से सीधे भी बोतल भरी जा सकती है। फिर डब्बों की कैंपिंग के लिए स्क्रू पंच मशीन की मदद लेते हैं। इससे पहले फील्ड से आए शहद में मौजूद तत्वों की मात्रा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पता कर सैंपलिंग करते हैं। साथ ही पीएच मीटर से ये भी तय किया जाता है कि शहद किस फसल या फूल का है। छोटी छोटी मशीनें लाइक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, रेफ्रेक्टोमीटर मैं खुद अपने रख लिया और मैं उस पर खुद ही टेस्टिंग करने लगा। निमित सिंह मधुमक्खी पालन से कैसे अधिक से अधिक आमदनी ली जाए, इसके लिए वो इसके नए नए उत्पाद बनाने पर जोर देते हैं। आजकल बड़े बड़े होटलों में कॉम्ब हनी का प्रचलन बढ़ा है। कॉम्ब हनी को खाते समय ऐसा फील होता है जैसे च्युइंगम खा रहे हैं, जो हमारे दांतों का भी ख्याल रखता है। कॉम्ब हनी एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा छत्ता होता है मधुमक्खी द्वारा बनाया हुआ, उसमें पूर्णतः मधुमक्खी पूरा शहद भरती है और भरने के बाद जब उस पर पूर्णतः एक मोम की परत जम जाती है तो उससे हम कॉम्ब हनी बोलते हैं। अब उसको हमें एक शेप देना होता है, या तो पूरा फ्रेम दें, फुल फ्रेम बोलें, या हाफ फ्रेम बोलें, या तो हम एक छोटा सा बॉक्स आता है उसको भी लगा सकते हैं। ये निकलने के बाद जब हम बक्से में शहद तैयार हो जाता है, उसको हम मशीन द्वारा शहद निकालते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ बाहर निकाल लेते हैं और इसको फ्रिज में लगा देते हैं। फ्रिज में लगाने के बाद इसका डिमांड ज़्यादातर होटल से होते हैं, होटल्स में डिमांड होते हैं, ज़्यादातर इसके पार्टीज में डिमांड होती है इसकी। इसे लाइक च्युइंगम हम खा सकते हैं इसमें, क्योंकि पूर्णतः पूरा शहद जमा होता है और हमें इसे कट करना है और सीधे हमें इसे च्युइंग करके, दांतों से च्युइंग करके हमें इसे खाना है। निमित सिंह जैसे प्रगतिशील मधुमक्खी पालक जो वक्त के साथ अपने व्यवसाय को ढालने में माहिर हैं,
जो जानते हैं कि व्यवसाय में मुनाफा बढ़ाने के लिए कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। वो एक मिसाल हैं वैसे युवाओं के लिए जो किसी व्यवसाय में हाथ लगाने से पहले उसके लाभ के दायरे को सीमित समझने लगते हैं। चले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहेगा दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। चलिए अब रुख कर लेते हैं हमारे अंतिम सेगमेंट फार्मिंग इंडिया का। चलिए अब जान लेते हैं भारत सरकार के द्वारा बनाई गई ई-नैम एप्लीकेशन के बारे में कि किस तरह से जो किसान है वो घर बैठे ही तमाम मंडियों में हर चीज़ का भाव घर बैठे देख सकते हैं। तो क्या है ये ई-नैम एप्लीकेशन, एक बार इससे जुड़ी जानकारी आपको दे देते हैं।
उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था हमारा आखिरी सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में बस इतना ही। अगर आपके पास इस कार्यक्रम से जुड़े कुछ सवाल है या फिर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshan@gmail.com। इसके अलावा आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है कमरा नंबर 58, दूरदर्शन, CPC, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं, एक बार फिर से तमाम जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये जानकारी एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, बने रहेगा DD किसान पर। नमस्कार।